आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के लिए जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आज एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और आरबीडी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। यह आज का सेट नंबर 19वां होगा। इस वीडियो के पहले तक सेट नंबर 1 से लेकर के 18 तक कंप्लीट किया जा चुका है, जो आपको इसी चैनल पर इसके प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको बड़ा आसानी से वो मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग का, उसके लिए अलग से वीडियो तैयार करवाया जा रहा है। तो इसमें जो ये प्रकाशन है खान सर का प्रकाशन इसमें आरबीडी द्वारा, तो इसमें सेट नंबर 1 का ये प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 1 जो है उसका पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर के 150 तक कंप्लीट करवाया जा चुका है। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे प्रश्न को उसमें शामिल किया गया है और विस्तार पूर्वक उसको बताया गया है। तो आप अगर इसको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे प्रश्नों के साथ देखना चाहते हैं तो आप सेट नंबर 1 को जा करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक लेकर के वहां से उसको तैयार कर सकते हैं। और इसमें लगातार जो है जिस प्रकार से सेट नंबर 1 तैयार करवाया गया है उसी प्रकार से सेट नंबर इसका लगातार 1 से लेकर के और 20 सेट इसमें दिया गया है प्रैक्टिस सेट का। तो सारे सेट को इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल से लगातार जो है जब तक बिहार एसएससी का एग्जाम होने जाता है तब तक आपके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट इसमें करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जो है पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 19वां। इसका पहला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर क्या बनाया? आगे चलकर कन्नब वंश की स्थापना किया। कौन सा वंश? कन्नब वंश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कन्नब वंश। तो एक का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कन्नब वंश। तो कन्नब वंश की स्थापना किसने किया? वासुदेव ने किया। तो ऐसे ही प्रश्न हो सकता है। और शुंग वंश, अंतिम जो शुंग वंश का शासक था उसकी हत्या किया था किसने? वासुदेव ने। और स्थापना किया किस वंश का? कन्नब वंश का। यह प्रश्न है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। कारण निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? किस सूक्ष्मजीव के कारण क्या होता है? साइट्रस कैंकर होता है। तो किसके कारण? तो जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। कर भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो पूंजीवादी शब्द जो है भारत के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कौन सा शब्द? पूंजीवादी शब्द। तो भारत का जो प्रस्तावना है उसमें बंधुता, संप्रभु और न्याय शब्द सम्मिलित है, लेकिन पूंजीवादी शब्द इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष किया? तो किस वर्ष नोटबंदी की घोषणा किया गया था? तो 2016 में। कब किया गया था? 2016 में किया गया था। तो भारत में नोटबंदी की घोषणा जो है 2016 में किया गया। और इससे पहले भी भारत में 2 बार नोटबंदी किया जा चुका है। कब है? पहली बार 1946 में। तो अंग्रेज किस में की बात कर रहा है? 1946। और दूसरी बार 1978 में। देखिए, और अब किया गया है कब? 2016 में। तो आप इस सारे प्रश्नों को ध्यान रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। तो 5वां प्रश्न है। कह रहा है कि हसदेव और जोंक के नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। कौन सी नदियां? हसदेव और जोंक। ये 2 नदियां कहां पाई जाती है? भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं? उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल किया है। तो कौन बने हैं? विराट कोहली। सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले जो क्रिकेटर बने हैं कौन है? विराट कोहली। तो 12,000 रन कब पूरा हुआ है? 2020 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोह ए नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? तो किसने छीना था? तो नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और जो सिंहासन था मयूर सिंहासन उसको छीन लिया था। किसने? नादिर शाह। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है डी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये छीना था कब? तो छीना था 1739 में, भी ध्यान रखिएगा। कब छीना था? आक्रमण के समय 1739 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो कौन सा नृत्य करती है? तो चांगलो नृत्य। कौन सा नृत्य? चांगलो नृत्य। युद्ध क्षेत्र में जब विजयी होता है तो नागालैंड की जो जनजाति है चांग जनजाति, ये कौन सा नृत्य करती है? चांगलो नृत्य। इनके नाम से जुड़ा हुआ है, अब ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये क्या है? तो ये क्या है? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसका एक समस्थानिक और है, उसका नाम है प्रोटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोलकाता में साल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो किसके नाम पर किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर। किसके नाम पर? स्वामी विवेकानंद के नाम पर उसका नामकरण किया गया है। अब इसका नाम जो है स्वामी विवेकानंद भारतीय युवा स्टेडियम है। क्या है? विवेकानंद भारतीय युवा स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? देखिए, तो लिंग अनुपात 1000 से अधिक कहाँ है? तो ये कहाँ है? केरल में है। कहाँ है ये? केरल में है। 1000 से अधिक लिंग अनुपात केरल में है। और सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ है? तो सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में कितना है? 830 है। और 1000 से अधिक कहाँ हो गया? केरल में। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो अब चलते हैं इसका ऑप्शन में। तो कौन सा लड़ाई था ये? तो इसका सही उत्तर है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। कौन सा युद्ध? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 और 46 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? तो कौन जहरीला पौधा नहीं है? तो ड्रेसिना क्या है? एक जहरीला पौधा नहीं है। जबकि पार्थेनियम, नेरियम ओलियंडर और कैलोट्रोपस ये सब क्या जहरीला है, लेकिन ड्रेसिना जो है जहरीला पौधा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सही हो गया इसका सी, यानी ड्रेसिना। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया? तो पहली बार कब दिया गया? तो 1965 में। पहली बार कब दिया गया? 1965 में। और ये जो है शंकर क्रूप को प्रदान किया गया था। किनको? एक लेखक हैं शंकर क्रूप, उनको दिया गया था सबसे पहले 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी किससे जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? दहेज हत्या से जुड़ा हुआ है। किससे? दहेज हत्या। धारा कौन सा है? 304 का बी। अब 16 में आइए, तो 16 का प्रश्न देखिए क्या है, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में है? तो चिल्का झील कहाँ है? तो यह है ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में है चिल्का झील। इसे भारत का लैगून झील भी माना जाता है। 17 निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो अलाई दरवाजा। कौन बनाया था? खिलजी राजवंश ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे प्रथम व्यक्ति? तो एस राधा कृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिनियम 2019 की धारा, यहां पर पूछ रहा है कौन सी धारा? तो इसका सही उत्तर है धारा 16
द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। तो किस धारा का प्रयोग किया है? 16 का, और इन लोगों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। किसके लिए? ट्रांसजेंडर के लिए। तो धारा 16 आप ध्यान रखिएगा, उसी के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है महानवमी डिब्बा। देखिए क्या नाम है? महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? महानवमी डिब्बा का, तो महानवमी डिब्बा का किससे जुड़ा हुआ है? तो विजयनगर राजवंश से। किससे? विजयनगर राजवंश से। किससे? महानवमी डिब्बा का। 21 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 22 है, खाली जगह दे रहा है पहले ही, तो इसमें क्या होगा? आंध्र प्रदेश के जंगल में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम सालाजार, देखिए क्या नाम है इसका? सालाजार अस्लीथेरिन के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? सालाजार अस्लीथेरिन के नाम पर रखा गया है। तो कहां खोजा गया है ये? आंध्र प्रदेश में। किस रंग का? हरे रंग का चमकीला सांप है। 23 है निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? उप मुख्यमंत्री पहली जो है बिहार की महिला कौन बनी है? तो रेणु देवी। कौन बनी है? रेणु देवी। तो इनको जो है 2020 में उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। कब? 2020 में। अब क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 में आइए, तो 24 का प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के 75% तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। कितना परसेंट तक? 75% तक हिस्से की सब्सिडी वाले को, है ना, क्या करता है? खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत है ये कि यह क्या है? एक जीवन रक्षक गैस है। आपको पता होगा कि जीवन रक्षक गैस नहीं है, ये क्या है? जहरीला गैस है। तो ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता क्या करता है? ये कम कर देता है। और यह डीजल और पेट्रोल के अधूरे जलने से प्राप्त होता है। यह ऑप्शन में लिखा हुआ है। 26 है विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? तो ये कौन सा विवाह कहलाता है? गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह कहलाता है, जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी जो अपनी इच्छा से विवाह करता है। क्या कहलाएगा ये? गंधर्व विवाह। क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? तो सबसे पहले आने वाली घटना कौन सी है? तो सबसे पहले वाली घटना है सिकंदर की मौत। देखिए सिकंदर की मौत कब हुआ था? 323 ईस्वी पूर्व। 323 ईस्वी पूर्व हुआ था ये। और बाकी सब जो है ईस्वी पूर्व की बात नहीं है, है ना, लेकिन ये क्या है? 323 ईस्वी पूर्व का बात है। कौन? सिकंदर की मौत। तो सबसे पहले घटना वाली घटना जो है यही हुई। 28 निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो ध्वनि तरंग की विशेषता क्या नहीं है? संपीड़न उसका एक विशेषता नहीं है, जबकि आवृत्ति, आयाम, चाल सब विशेषता है, लेकिन संपीड़न उसका विशेषता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आइए 29 में, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में कब आया था? तो यह आया था 1765 में। कब आया था? 1765 में। बक्सर के युद्ध के समय आया था ये। बक्सर के युद्ध के बाद कहिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी का अधिकार दे दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को बैलेंटाइन चिरोल द्वारा तो इसमें सही है कि भारतीय शांति के जनक के रूप में वर्णित किया गया था। किसके द्वारा? बैलेंटाइन चिरोल द्वारा क्या कहा गया था? भारतीय शांति का जनक। किनको कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर इस प्रश्न को ऐसे भी घुमाया सकता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा? तो किसने कहा? बैलेंटाइन चिरोल ने कहा। किसने? बैलेंटाइन चिरोल। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक क्या नाम है? द इनसाइडर। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पी.बी. नरसिम्हा राव। कौन है? पी.बी. नरसिम्हा राव। 32 है हुड़का बॉल। देखिए क्या है? हुड़का बॉल
ये उत्तराखंड में प्रचलित एक नृत्य है, क्या नाम है? हुड़का बॉल। उत्तराखंड का क्या है? एक नृत्य है ये हुड़का बॉल, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड किस वर्ष को कहा जाता है? किस वर्ष को कहा जाता है? 1921 को। कौन सा वर्ष? 1921। महान विभाजक वर्ष 1921 है। तो 1921 में क्या हुआ था कि जनसंख्या वृद्धि दर कम और मृत्यु दर अधिक रही थी, इसी कारण इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 34 है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने वर्ष कितना ईस्वी में, तो इसमें से 2011 में कश्मीर के केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। तो कब घोषित किया है? 2011 में कश्मीर के केसर विरासत को। तो ऑप्शन नंबर सही हो गया ये ए वाला कि 2011 होगा। 35 में, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो किस मिट्टी में बना रहता है? तो चिकनी मिट्टी में। किस मिट्टी में? चिकनी मिट्टी में पानी ग्रहण करने की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। 36 है, 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो 1955 के पूर्व जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता था? तो अब आइए ऑप्शन में, किसे जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा किसे जाना जाता था? तो भारतीय स्टेट बैंक को। किसको? भारतीय स्टेट बैंक को। किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तो भारत में अंग्रेजों के काल में 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी तथा स्वतंत्रता के बाद 1955 में गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इसका राष्ट्रीयकरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। तो उस समय से इसका नाम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कब से? 1955 के गोरेवाला समिति के सिफारिश पर इसका नया नाम क्या हो गया है, यानी इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब 37 में ये, निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? ये तो कर चुका अब। तो किसने किया था? भारत ने किया था। किसने किया था? भारत। और इसमें आपको पता होगा कि भारत क्या है, इसमें उप विजेता रहा और विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन यानी बंदरगाह शहर नहीं था? तो कौन नहीं था? तो राखीगढ़ी क्या था? एक बंदरगाह शहर नहीं था, जबकि बालाकोट, लोथल और खिरसारा सब बंदरगाह था, लेकिन राखीगढ़ी जो है बंदरगाह शहर नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सही होगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर सही है बी। डिंगको सी का संबंध किस खेल से है? डिंगको सी, देखिए तो डिंगको सी का संबंध किससे? मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाजी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मुक्केबाजी। अगला है INIOCHOS इनकोज 23 अभ्यास 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित हो चुका है। तो कब आयोजित किया गया था? तो 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 के बीच। तो भारत और किस देश के बीच? तो भारत और ग्रीस के बीच। इनकोज 23, ध्यान रखिएगा इसको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 में, HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन में विराट कोहली, KL राहुल, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक। तो नियुक्त किसे किया गया है? तो विराट कोहली को। किसको? विराट कोहली को HSBC इंडिया के रूप में, विराट कोहली। अब क्वेश्चन नंबर 42 में आइए, निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? तो पुणे में किया जाएगा। किस शहर में? पुणे में। अंतर्राष्ट्रीय स्कूल सबसे बड़ा कहां स्थापित किया जाएगा? पुणे में। 43 में आइए, कौन सा राज्य कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य है? तो केरल है। कौन सा राज्य? केरल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल, पानी की समस्या को हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसान संपर्क अभियान किसने शुरू किया है? इसकी शुरुआत किया है किसने? जम्मू और कश्मीर ने। किसने? जम्मू और कश्मीर ने।
अगला है G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? इसकी शुरुआत कहाँ हुआ? तो धर्मशाला में। कहाँ हुआ? धर्मशाला में। किसका? G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन कहाँ हुआ? धर्मशाला में। और धर्मशाला कहाँ है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अगला है केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपए मंजूर किया है? तो कितनी परियोजना के लिए मंजूर किया है? तो 8 परियोजना के लिए। कितनी परियोजना के लिए? 8 परियोजना के लिए 638 करोड़ रुपया जो है मंजूर किया है। 47वां, ये निम्नलिखित में से किसे नेपाल द्वारा सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सेना प्रमुख एम नरवाने को। इनको सेना प्रमुख एम नरवाने को नेपाल द्वारा सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एम नरवाने। क्वेश्चन नंबर 48 है भारत वन राज्य रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए इसका कोड दिया है, तो कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें देखिए इसका सही कौन सा है, तो दोनों को पढ़ लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो क्या रिपोर्ट है? ये वाला जो है गलत है। ये अब तो दो वाला सही होगा, या तो हो सकता है गलत भी हो जाए। पिछले वर्ष की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। देखिए ये सही है कि मैंग्रोव के वन में क्या हुआ है? 17 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। तो केवल 2 वाला जो ऑप्शन है इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि मैंग्रोव कवर में वृद्धि दर्ज किया गया। अब 48 के बाद आइए 49 में। कह रहा है भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखते हैं इसमें एक से अधिक तो नहीं दे रहा। हाँ, एक से अधिक वाला प्रश्न है, तो हम लोग इसको मिला लेंगे सही से। कौन सा इसमें सही है? किसके संबंध में? भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में। तो आप मिलाइए। इसमें पहला ऑप्शन क्या है? मुक्त व्यापार समझौता का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। तो सही है कि 2030 तक क्या लक्ष्य है कि इसको दुगुना कर देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब अगला में आइए, मुक्त व्यापार वार्ता का पहला दौर 17 जनवरी से शुरू हुआ। तो ये भी सही है। पहला दौर कब से शुरू हुआ? 17 जनवरी से। तो 1 भी सही है और 2 भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, 1 और 2 दोनों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 में। भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। कितना निर्धारित किया है नवीकरणीय ऊर्जा से? तो 450 गीगावाट नया लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है, और किससे? नवीकरणीय ऊर्जा से। कितना वाट? 2030 तक के 450 वाट। कब तक? 2030 तक कि नवीकरणीय ऊर्जा से 450 वाट जो है 2030 तक उत्पादन किया जाएगा, यह निर्धारित किया गया है। अब आइए 45 में, क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब? तो कौन निर्मित कर सकता है? तो अवतल दर्पण से क्या हो सकता है? बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सैलून में किया जाता है, आपको पता होगा, चेहरा देखने के लिए। ऐसे भी प्रश्न में आता है कई बार। 52 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? तो कितना है? तो 0.03%। कितना है? 0.03% है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। 0.03 है, 0.03%। 53 है, अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो कौन सा भाग जड़ बनाता है? तो मूलांकुर भाग जो है क्या बनाता है? जड़ का निर्माण करता है। अब आइए 54 में, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? रैम, तो रैम क्या है? तो रैम क्या है? प्राथमिक संग्रहण मेमोरी है। कौन सा संग्रहण मेमोरी? प्राथमिक संग्रहण मेमोरी क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। जहां कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा को संग्रहित करता है, क्या कहलाता है? रैम। अगला है, अष्टक नियम किसने दिया है? तो अष्टक नियम किसने दिया है? न्यूलैंड्स। अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूलैंड्स। और डोब्रेनर किसके प्रतिपादक हैं? तिर्यक नियम के। और मेंडलीव सब के बारे में आप पढ़े होंगे। आवर्त नियम के प्रतिपादक है जिसने द्रव्यमान के आधार पर, यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किया था। और वर्तमान समय जो
आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसका निर्माण किया है मोसलेनोव। किस आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अगला है किन कार्बनिक यौगिक के नाम में जो प्रत्यय है अल जुड़ा होता है। तो अल किस में जुड़ा होता है? तो जुड़ा होता है एल्डिहाइड में। किसमें? एल्डिहाइड में अल जुड़ा हुआ होता है। किसमें? एल्डिहाइड में। अगला है शरीर में तिल्ली कहां पाया जाता है? तिल्ली कहां पाया जाता है? तो अमाशय में। कहां पाया जाता है तिल्ली? अमाशय में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अमाशय। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी खोज किसने किया था? तो खोज किया था किसने? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने खोज किया था। प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना की खोज जो है 1666 में आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूटन। प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूटन। अगला प्रश्न है वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? यूएसबी पोर्ट के रूप में। किस रूप में? यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। अगला है सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन को मिलाकर के क्या बनता है? तो सोल्डर बनता है। क्या बनता है? सोल्डर। सीसा और टीन से, यानी पीबी और प्लस एसएन से। सीसा और टीन, पीबी प्लस एसएन क्या बनेगा? सोल्डर बनेगा। अब आइए 61 में। तो 61 का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है। किसको? वायुमंडलीय दाब को। 62 में ये कह रहा है कि ये प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है वृक्काणु। क्या कहा जाता है उसको? वृक्काणु। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका सी, वृक्काणु। क्वेश्चन नंबर 66 है पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर क्या होता है? ये लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में बदल जाता है। क्या? फिर से एक बार मिलाइए इसको। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट जो है विभाजित होकर के लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, मतलब बदल जाता है। कौन? ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में बदल जाता है जब ऑक्सीजन की कमी होता है। 64 है खाली जगह दे रहा है कि फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना जो है सूक्ष्मजीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से होता है। तो अगर सूक्ष्मजीव किसी भोजन को खराब कर देता है तो उसको खाने से फूड पॉइजनिंग की समस्या जो है सबसे अधिक हो सकती है। अगला है COBOL यानी कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो COBOL का पूर्ण रूप हो गया क्या? कंप्यूटर बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए कंप्यूटर बेसिक ओरिएंट, यहां पर गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 है ना, तो 65 का इसमें देखिए कंप्यूटर वाला गलत है ये। इसमें ये सही ऑप्शन नंबर डी का कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CO से हो गया कॉमन, B से हो गया बिजनेस, O से हो गया ओरिएंटेड और L से हो गया लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज COBOL कोबोल। अगला है मीना माता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? तो मीना माता कन्वेंशन जो है किस धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए आयोजित किया गया था? कहां? जापान में। तो किस धातु का होगा? तो पारा के लिए। किसके लिए? पारा के लिए। तो पारा से क्या होता है? नुकसान जो होता है उसको बचाने, उसको ध्यान दिलाने के लिए जो सम्मेलन है आयोजन किया गया था 2013 में। कहां? जापान में। 67 है निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीन हाउस गैस के लिए जलवाष्प CO2 और CFC। क्या है? जलवाष्प CO2 और CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों है। अगला प्रश्न है कमर्शियल लॉन्च से पहले किस कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट होता है? ट्रायल टेस्ट कहलाता है। देखिए कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर का या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है? तो इस टेस्ट को क्या कहते हैं? तो बीटा परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बीटा परीक्षण। कमर्शियल लॉन्च से पहले कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या फिर जो ट्रायल टेस्ट होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? बीटा परीक्षण कहते हैं।
अगला है कि दुर्बल अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है। तो दुर्बल अम्ल और लवण अगर मिला रहेगा तो उस विलयन को क्या कहेंगे, बफर विलयन कहेंगे। कौन सा विलयन, बफर विलयन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बफर विलयन। 70 उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। तो उस वर्णक का नाम क्या है, तो नाम है उसका क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के क्या होता, क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे के पत्ते का रंग क्या होता है, हरा होता है। 71 निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है, तो अर्जेंटीना यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। बाकी ग्रीस, जर्मनी, हंगरी सब उसका हिस्सा है, लेकिन अर्जेंटीना इसका हिस्सा नहीं है। यह 27 देशों का एक समूह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 73 आइए, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है। तो कौन नहीं है, तो कैंडी बीन। ये क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम का एक संस्करण नहीं है। जबकि पाई, लॉलीपॉप, मार्शमेलो सब क्या है, संस्करण है उसका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन कैडी बेनी जो है इसका संस्करण नहीं है। 74 आइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो स्थित है कहाँ, कोलकाता में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ है, कोलकाता में है। 75 आइए, मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि में भाग लिया था। तो 2021 में दौरे वाले में किस गतिविधि में भाग लिए थे, तो बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिए थे। कब, 2021 में। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही रूप है, यानी सिडबी का फुल फॉर्म क्या है। तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। एस से स्मॉल, आई से इंडस्ट्रीज, डी से डेवलपमेंट, बी से बैंक और आई से इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 77 है, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्र किस वर्ष, गोवा को पुर्तगाल से कब आजाद करवाया गया, ये समझिए। कब करवाया गया, 1961 में। सबसे पहले इन्हीं लोग भागा, कौन, पुर्तगाली। कहां से, गोवा से, 1961 में। 78 है, महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है। तो कहां स्थित है, तो स्थित है उज्जैन में, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। 79 में, निम्नलिखित में से किसे मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2021 श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है। यानी किस अभिनेता को अच्छे अभिनय के लिए 2021 का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है। तो किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है किसको, इरफान खान को। किसको, इरफान खान को, जो वर्तमान समय में अब इस दुनिया में नहीं है, इरफान खान। अगला है कि भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष किया गया। भारतीय पशु कल्याण परिषद, तो इसकी स्थापना कब किया गया, 1962 में किया गया। कब किया गया, 1962। 81 में आइए, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, इसका मकबरा जो है फतेहपुर सिकरी में है। कहाँ है, फतेहपुर सिकरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई घटनाओं को सही क्रम में सजाया गया है। तो देखिए सब इसमें क्या होगा, ये बनेगा किसके अनुसार, आज के लास्ट प्रश्न होगा, ये बनेगा ईस्वी के अनुसार। तो देखिए इसमें ईस्वी को जरा सजाते हैं। असहयोग आंदोलन, सबसे पहले तो इसमें आ जाइए महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी, ये सबसे पहले होगा। दक्षिण अफ्रीका की, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी, तो इसमें कौन हो गया, पहले चौथा हो गया। वापसी कब हुआ था, 1915 में। इसको भी ध्यान रखिए कब हुआ था, 1915। तो पहले ऑप्शन 4 हो गया। तो ऑप्शन 4 वाला या तो बी है या तो फिर सी है, ना तो ए होगा और नहीं इसका डी होगा। दो तो सही कट गया। अब आई देखिए इसमें बड़ा आसानी से पकड़ा रहा है। अगला यहाँ पर 2 है, अगला यहाँ पर 1 है, तो अगला नंबर पर कौन आएगा, बस एक डिसीजन लेने के बाद आपका आंसर क्लियर है। तो अगला कौन होगा फिर, तो अगला होगा असहयोग आंदोलन। ये क्या है, असहयोग आंदोलन 1920 का, असहयोग आंदोलन 1920। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही हो गया। असहयोग आंदोलन 1920 अगर हुआ तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो है गलत हो गया। और अगर आगे बढ़े तो कौन सा हो गया, दांडी मार्च। तो दांडी मार्च कब हो गया, 1930 में हो गया। दांडी मार्च 1930, यानी नमक सत्याग्रह, ये हो गया 1930 का। तो ये हो गया 1930 दांडी मार्च का। और ये हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये कब का हो गया,
1945 का हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन 1945। लेकिन 1945 1942 का होगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। तो महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी 1915, और उसके बाद आ गया असहयोग आंदोलन 1920, उसके बाद आ गया नमक सत्याग्रह यानी दांडी यात्रा 1930, उसके बाद आ गया भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो हो गया इसमें 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 4 1 2 3। तो बस आज के लिए लास्ट प्रश्न हो गया ये, लेकिन इसमें 82 के बाद भी लगता है कुछ प्रश्न है, देखिए हाँ 82 के बाद अभी और प्रश्न बचा हुआ है, तो चलिए इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 2-4 प्रश्न यहाँ पर बच रहा है अभी, लेकिन आपको पता होगा कि इसके एग्जाम में जो जीके जीएस का प्रश्न है वो मात्र 75 ही रहेगा, लेकिन इस सेट में 5 से 10 प्रश्न हर सेट में ज़्यादा लिया गया है। तो चलिए देखते हैं 2-4 प्रश्न और बचा है। निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में एक सैन्य तख्ता प्लेट द्वारा हटा दिया गया? तो कहाँ की सरकार को? तो म्यांमार की सरकार को। कहाँ की? म्यांमार की सरकार को सैन्य तख्ता प्लेट द्वारा हटा दिया गया। और आंग सान सू की और म्यांमार के राष्ट्रपति विन माइट को हिरासत में ले लिया गया। तो ये क्या था? ये सैन्य तख्ता प्लेट था। कहाँ? म्यांमार में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही रूप है? तो फिर से फुल फॉर्म आया है ICANN का। तो देखिए इसका कौन सा है? द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर से मिला लीजिए, द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर। तो जरूर इसको ध्यान रखिएगा 1-2 बार क्लियर करके। अगला प्रश्न है, गोल्ड कोस्ट नामक शहर जहां 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, तो किस देश में है? कौन सा शहर? गोल्ड कोस्ट नामक शहर। क्या नाम है? गोल्ड कोस्ट। तो ये कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया में, जहां 2018 का राष्ट्रमंडल खेल जो है आयोजन किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 86 से क्या है, इसमें मैथ का प्रश्न शुरू हो रहा है। तो आपको बताएं हम कि मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो तैयार हो रहा है, आप जाकर के उससे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अभी सेट नंबर 1 को पूर्ण रूप से तैयार करवाया गया है, और जब तक एग्जाम हो जाएगा तब तक आपको उसके पहले तक ही सेट नंबर 20 में पूरा उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रह गया। अगला सेट आएगा इसी का, सेट नंबर 20। तब तक के लिए बाय।